आज हम लोग मैग्नेट चुंबक का सेकंड क्लास पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे चुंबक दो प्रकार के होते हैं, उसमें हम लोग नेचुरल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक के बारे में बेसिक बातें अच्छी तरह से जान चुके थे। उसमें कुछ आर्टिफिशियल कृत्रिम चुंबक के बारे में भी कुछ डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक में कैसे बनाया जाता है, कृत्रिम चुंबक कैसे बनाया जाता है। उसमें सबसे जो मुख्य क्लास होगा आज इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत से चुंबक बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जैसे दोस्तों, एक चुंबक का चुंबकीय शक्ति खत्म होने का क्या क्या कारण हो सकता है। जैसे एक चुंबक है, उसका चुंबकीय शक्ति खत्म हो गया, क्या कारण है खत्म हो सकता है। तो पहला पॉइंट है कि काफ़ी गर्म करने पर या आग में डाल देने पर चुंबक का चुंबक शक्ति जो होता है मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी ऊंचाई से गिराने पर चुंबक का मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाएगा, चुंबकीय शक्ति। अधिक दिनों तक उपयोग ना करें तो मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर ख़त्म होगा। एक चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त हो गया है, पुनः वापस लाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाना पड़ेगा कि चुंबक का चुंबकीय जो शक्ति है, पावर है, वापस आ जाए। तो टचिंग मेथड या विद्युत की सहायता से चुंबक बनाने पर चुंबक का चुंबकीय शक्ति जो है वापस आ जाता है। तो हम लोग आज जानेंगे टचिंग मेथड के बारे में और विद्युत की सहायता से चुंबक बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वे चुंबक जो विद्युत की सहायता से बनाए जाते हैं, उस चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वे चुंबक जो विद्युत की सहायता से बनाए जाते हैं, उस चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लेंगे। सबसे पहले क्या क्या है कि जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इनेमल कॉपर वायर लेंगे, कॉपर तांबा का तार लेंगे जो इनेमल रहेगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक सप्लाई लेंगे, जो एसी सप्लाई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। ये दोनों में से किसी से हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेट चुंबक बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई लेंगे कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए। तीसरा जो है सबसे मुख्य पॉइंट है मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक फेरस, दूसरा नॉन फेरस। फेरस में जो है स्टील, एल्यूको या परमलॉय, ये फेरस मटेरियल में आता है। ये ले सकते हैं। सिलिकॉन स्टील या माइल्ड स्टील भी यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज होगा इसे अभी देखेंगे। ऐसे कृत्रिम तरीके से परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट भी आर्टिफिशियल मैग्नेट में होता है। तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जो लेंगे, तो इसमें से इनेमल कॉपर वायर लेंगे। मटेरियल लेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। मटेरियल जो होगा वो होगा स्टील, एल्यूको या परमलॉय। ये परमानेंट मैग्नेट, आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ये मटेरियल लेंगे। यही हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बनाना होगा तो इसमें हम लोग लेंगे सिलिकॉन स्टील, रॉट आयरन, ये सब यूज करेंगे टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए। कृत्रिम तरीके से टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे मटेरियल में, सिलिकॉन स्टील या रॉट आयरन। बाकी इनेमल कॉपर वायर उसमें भी होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई उसमें भी होगा। ठीक है। जैसे आप देखिए ए भी एक छड़ है, उसमें हेलिक्स वायर जो है इनेमल कॉपर वायर बाइंडिंग किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये एसी या डीसी कोई भी हो सकता है। चुंबक बनाने की प्रक्रिया के अनुसार इसे हेलिक्स कहेंगे। ये हेलिक्स है जिसे बाइंडिंग किया हुआ है इनेमल कॉपर वायर। ये जो ए बी है वो मटेरियल है। इसमें मटेरियल जो हो सकता है, मटेरियल
स्टील भी हो सकता है, एल्निको हो सकता है, परमाल्लॉय हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं। कृत्रिम तरीके से परमानेंट मैग्नेट बनाने में ये मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। यही टेम्प्रोरी मैग्नेट यूज बनाएंगे तो ये जो मटेरियल दिखाई दे रहा है ये भी, और ये मटेरियल यूज करेंगे टेम्प्रोरी परमानेंट मैग्नेट बनाने में, ठीक है। तो इसी पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं किसका, स्टील का, एल्निको का, परमाल्लॉय का, सभी का। तो परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं सभी का। देखिए कृत्रिम तरीके से परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, उसमें हम लोग लेंगे एनामल कॉपर वायर, मटेरियल में लिए स्टील, एल्निको, परमाल्लॉय। ऑप्शन में है सभी, तो सभी मारेंगे। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ये मटेरियल यूज होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। अगर ऑप्शन ऐसा नहीं है तो ऐसा रहेगा, तो आप क्या मारेंगे, स्टील है, रॉट आयरन है, सिलिकॉन स्टील है, ये सभी। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा यूज करेंगे, स्टील यूज करेंगे। स्टील है ऑप्शन में इसमें, तो स्टील मारेंगे, ठीक है। यही आपको रहेगा कि टेम्परोरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा स्टील कौन होगा, टेम्परोरी मैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, देखिए यहाँ पूछ रहा है कि टेम्परोरी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा स्टील कौन होगा, सिलिकॉन स्टील, स्टील, रॉट आयरन या हाई स्पीड स्टील। तो टेम्परोरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा स्टील जो होगा सिलिकॉन स्टील होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील। तो ये सब कुछ बातें हैं। अब हम लोग चलते हैं टचिंग विधि से और इलेक्ट्रिक से मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, इस पे डिस्कस करते हैं और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे हम लोग जनरेटर पढ़े हैं, डीसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, तो उसमें देखे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है वो कैसे बनता है, क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आपको दिखा रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाया जाता है एसी सप्लाई से भी और डीसी सप्लाई से बनाया जाता है। जैसे जनरेटर पढ़े थे, डीसी जनरेटर हम लोग पढ़े थे, उसमें डीसी सप्लाई से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता था। जैसे देखिए ये सिलिकॉन स्टील का जो यॉक इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल जो था, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ था जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर में भी पतली पत्ती का सिलिकॉन स्टील के पतली पत्ती लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि मैग्नेट बनाने में जो इलेक्ट्रिक पावर खर्च होता है वो कम खर्चा होता है और मैग्नेट आसानी से उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। तो इसलिए सिलिकॉन स्टील का कोर लिया जाता है ट्रांसफार्मर बनाने में, और सिलिकॉन स्टील का मटेरियल भी लिया जाता है डीसी जनरेटर में। जैसे देखिए यहाँ सप्लाई जो दिया जा रहा है, डीसी सप्लाई ऑफ है, अभी सट जाएगा तो ऑन हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये जो है रोटर है। इसमें जो देखिए सबसे ध्यान देने योग्य जो बात है, ये जो है फ्लक्स काट रहा है, इसी से फ्लक्स फाई के द्वारा सूचित किया जाता है, काट रहा है। इसी से जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे जो है फ्लक्स के काटने से जो सप्लाई दिया जाता है उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है, काटता है, उससे मैग्नेट का निर्माण होता है। जैसे जनरेटर में है, सॉरी ट्रांसफार्मर में है, ट्रांसफार्मर में भी एसी सप्लाई से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा सप्लाई रहता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, एसी सप्लाई रहता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक बनाया जाता है। यह है जैसे इधर जो सप्लाई दिया जाता है, बताया था ट्रांसफार्मर में जिधर सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है वो ट्रांसफार्मर में ऐसे ही होता है। जिधर सप्लाई दिया जाता है वो प्राइमरी साइड कहा जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये वाइंडिंग है। और जिधर लोड कोई भी बल्ब, पंखा, टीवी वगैरह जो यूज किया जाता है, जिधर से वायर निकल के हम कनेक्शन लेते हैं, उसे सेकेंडरी साइड कहा जाता है। इसमें भी फ्लक्स परिवर्तन होता है। इसका जो मटेरियल है पतली पत्ती के सिलिकॉन स्टील के लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में कम विद्युत खर्चा होगा। और पतली पत्ती लेती हैं, एडी करंट लॉस कम होगा
और सिलिकॉन स्टील के लेते हैं हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा ट्रांसफार्मर में किस मटेरियल का और जनरेटर में किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, और डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई दोनों से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। बस यही मुख्य पॉइंट था, आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये डायग्राम हम लिए हैं और बता रहे हैं। जैसे अभी देखिए, ये भी एक रड है, ये भी एक छड़ रड है जो सिलिकॉन स्टील का है। ये हेलिक्स है जो बाइंडिंग किया हुआ है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है। इसमें अगर हम एसी सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर की भांति इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, डीसी सप्लाई देंगे तो जनरेटर की भांति डीसी जनरेटर में कार्य करेगा। ये स्टील का लेंगे तो परमानेंट मैग्नेट बनेगा, सिलिकॉन स्टील और रॉट आयरन का लेंगे आयरन के लेंगे तो ये टेम्प्रोरी मैग्नेट बनेगा। ठीक है। मटेरियल, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, स्टील एलॉय पेरलोय परमानेंट मैग्नेट बनेगा, सिलिकॉन स्टील या रॉट आयरन का यूज करेंगे तो टेम्प्रोरी मैग्नेट बनेगा। अब हम लोग जानते हैं मैग्नेट के और अरे राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। समझिए बात को, समझें। चलिए मेहनत कीजिए, मेहनत करने में नहीं खिचखिचाइए। अब देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट का प्रकार, आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक का प्रकार, ये दो तरह से बनाया जा सकता है। पहला है टचिंग मेथड, स्पर्श विधि से चुंबक बनाने के तरीका जानेंगे। अभी हम लोग देखे हैं विद्युत की सहायता से बनाया गया चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है। अभी देखें हम लोग जनरेटर और मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे उत्पन्न होता है। तो विद्युत की सहायता से बनाया गया चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी दो प्रकार के होते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट हम लोग देख लिए हैं। अभी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा परमानेंट। विद्युत की सहायता से बनाया गया चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट दो है, अभी हम लोग देख चुके थे, टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। ये मटेरियल पे आधारित होता है। टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट दोनों का प्रोसेस एक ही है, सिर्फ मटेरियल के चेंजिंग पे एक टेम्पोररी बन जाता है, एक परमानेंट बनता है। अभी हम लोग देख चुके हैं इसको। ठीक है। टचिंग मेथड, स्पर्श विधि से बनाया गया कृत्रिम चुंबक के बारे में समझते हैं। पहला है सिंगल टचिंग मेथड, एक रड लेंगे जो सिलिकॉन स्टील का या स्टील का हो सकता है, ये भी एक रड है। एक प्राकृतिक नेचुरल चुंबक मैग्नेट लेंगे जिसका नॉर्थ पोल से टच करेंगे, साउथ पोल ऊपर रहेगा। तो एक प्राकृतिक चुंबक, एक कोई रड लेंगे सिलिकॉन स्टील या स्टील का, तो इसे टचिंग करेंगे तो ये सिंगल टचिंग मेथड से कृत्रिम चुंबक बनाने का एक तरीका है। दूसरा है डबल टचिंग मेथड। डबल टचिंग मेथड, एक रड लेंगे जो सिलिकॉन स्टील या स्टील का होगा, उसमें जो कृत्रिम चुंबक लेंगे वो दो होगा। इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, एक नॉर्थ पोल टच करेंगे, एक साउथ पोल टच करेंगे, तो ये डबल टचिंग मेथड कहलाएगा। तीसरा है डिवाइडेड टचिंग मेथड। इसमें पहले जो मटेरियल लेंगे हम लोग जो स्टील या सिलिकॉन स्टील का होगा, रड को पहले डिवाइड कर देंगे दो भाग में, ऐसे ऐसे इतना। उसके बाद ये देखिए डिवाइड है। उसके बाद इसमें जो प्राकृतिक चुंबक होगा नेचुरल मैग्नेट, उसको टच करेंगे एक नॉर्थ पोल से एक साउथ पोल से। तो ये है विधि टचिंग मेथड से। ये जो चुंबक होता है इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, इसमें इतना मैग्नेटिक पावर जो होता है कम होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बस इसका प्रोसेस जान लीजिए कि टचिंग मेथड से चुंबक कैसे बनाया जाता है, इसलिए सिर्फ बताए हैं। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो अभी हम लोग देख चुके हैं, उस पर कुछ और डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में अंतर। इससे आपको पॉइंट पकड़ने में आसानी होगा, इसलिए इस प्रोसेस से बता रहे हैं आपको। जो विद्युत परिपथ में होता है, जो विरोध करता है, धारक करंट के रास्ता में जो विरोध करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, आर के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो करंट है हायर से लोअर की ओर फॉलो करता है, बहता है, चलता है। वही चुंबक में जो है आपको दिखा रहे हैं कि एक मटेरियल है ए से बी नर्थ,
पोल है नॉर्थ और साउथ पोल जो है, इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर जो फ्लक्स जा रहा है उसमें जो विरोध कर रहा है उसको क्या कहते हैं, रिलेक्टेंस कहते हैं। इसमें रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको कहते हैं रिलेक्टेंस। याद रखना है यही पॉइंट। इसमें जो है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ईएमएफ या वोल्ट होता है, करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, आर ईएमएफ जिसे भी से सूचित करते हैं, रेजिस्टेंस आर, करंट आई। ठीक है, वो देखे थे रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर की लेंथ बाई कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर हम लोग देखे थे करंट में, विद्युत परिपथ हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक का फर्स्ट क्लास में। EMF इक्वल टू आई आर होता है। ये सब पॉइंट हम लोग देखे थे विद्युत परिपथ में, समझे थे। तो उसी पॉइंट पे हम लोग समझना आज चुंबकीय परिपथ में क्या क्या होता है। इसमें होता है MMF मैग्नेटो मोटिव फोर्स, MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसमें जो फ्लक्स होता है फाई के द्वारा सूचित किया जाता है जिसे वेबर कहते हैं। विरोध जो होता है, विरोध जिसे रिलेक्टेंस कहते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस कहते थे। फ्लक्स के रास्ते में किए गए विरोध को क्या कहते हैं, रिलेक्टेंस कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें जो होता है MMF फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस, MMF फ्लक्स इंटू रेजिस्टेंस। इसमें हम लोग देखे थे I इक्वल टू आर। तो इसमें यही होता है, इसमें करंट फ्लो करता है तो इसमें फ्लक्स फ्लो करता है। ये फ्लक्स फ्लो करता है, उसके रास्ते में विरोध करता है, उसे रिलेक्टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ करंट फॉलो करता है, उसके रास्ते में विरोध करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ फ्लक्स फॉलो करता है, रास्ता में विरोध करता है, उसे रिलेक्टेंस कहते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग MMF बाई रिलेक्टेंस, या रिलेक्टेंस इक्वल टू MMF बाई फाई फ्लक्स। इसमें जो है EMF इक्वल टू आई आर, तो MMF इक्वल टू होता है NI नंबर ऑफ टर्न, तारों की लपेटों की संख्या, और I जो होता है करंट होता है। ये कुछ पॉइंट थे, इससे आपका भी ऑब्जेक्टिव पकड़ने में आसानी होगा, इसलिए कुछ बताना जरूरी था ये पॉइंट कि आखिर ऑब्जेक्टिव कैसे पकड़ाएगा। दोस्तों, अगर मैग्नेट का क्लास अच्छा से देख लिए, समझ गए हैं, तो आपको क्वेश्चन मैग्नेट से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेड वैज्ञानिक साहब जो हैं वो बताए हैं कि जब किसी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, करंट फ्लो किया जाता है, तो कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्या बताए हैं कि जब किसी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, फ्लो किया जाता है, तो कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये कौन बताए हैं? ऑस्टेड वैज्ञानिक साहब बताए हैं। एवं बताया कि करंट और चुंबकीय जो क्षेत्र होता है एक दूसरे पर आश्रित होता है। करंट और चुंबकीय एक दूसरे पर आश्रित होता है। ये जो है बताए हैं कि करंट की दिशा को बदल देने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड होता है। जब करंट की दिशा को बदलेंगे, धारा की दिशा को, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगा, फील्ड होगा, वो भी बदल जाएगा। जैसे आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि यहाँ हम करंट दे रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज इधर से दे रहे हैं ऐसे करंट, तो जो यहाँ पर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो एंटी क्लॉक बनेगा। देखिए करंट जो जा रहा है क्लॉकवाइज दे रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एंटी क्लॉक बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, अगर करंट की दिशा को हम दे रहे हैं क्लॉकवाइज तो ये ध्यान रखना है कि करंट की दिशा को बदल देने पर चुंबक की दिशा बदल जाती है। ठीक है, ये इसलिए हम बताएं डायग्राम आपको। जैसे इधर देखिए, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं करंट, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से दे रहे हैं करंट, तो इसमें जो है मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, घड़ी की दिशा में बनेगा। ठीक है, यही कुछ पॉइंट थे डिस्कस करना।
बहुत ज़रूरी था, ये पॉइंट पूछता है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और है कि इलेक्ट्रिक मशीन जैसे जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ चुके हैं, वो पढ़ रहे हैं, उसमें स्ट्रेट कंडक्टर ना लेकर के, सीधा कंडक्टर ना लेकर के बैंड जो होता है वायर कंडक्टर बैंड लेते हैं, टेढ़ा लेते हैं। क्यों? देखिए स्ट्रेट कंडक्टर इस तरह है, इनेमल का जो रहता है, इनेमल किया हुआ है, ऊपर से कवरिंग किया रहता है हल्का, वो इनेमल कॉपर से कंडक्टर ना लेकर के इनेमल कॉपर से बने कॉइल उपयोग में लाया जाता है। स्ट्रेट नंगा कॉइल ना लेकर के इनेमल कॉपर से बने हुए टेपर कॉइल उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये अगर अलग अलग लेंगे, स्ट्रेट लेंगे तो एक ही साइड बनाएगा, एक ही ऐसा लेंगे बैंड तो ये क्या करेगा, एक एंटी क्लॉक चलेगा तो एक क्लॉक चलेगा एक ही में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आसानी से बनेगा। इसलिए हम लोग कैसा लेते हैं, इनेमल कॉपर वायर लेते हैं और स्ट्रेट ना लेकर के टेपर लेते हैं। दोस्तों क्लास लंबा हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलते हैं इस पे नेक्स्ट क्लास में, इस पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव बने। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।